नमस्कार। जैसे कि मैंने कहा भी था और अब मैं एक नई शुरुआत भी किया हूँ कि प्रतिदिन लगभग एक कवि की कुछ कविताओं के साथ आपके पास आना संभव हो सकेगा। कविताओं के साथ इसलिए आना ज़रूरी है क्योंकि इधर संघर्ष की जो ज़मीन है वो सही अर्थों में कवियों के पास है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अन्य विधाएं अप्रासंगिक हैं, लेकिन जिस तरह बारिश के समय जिस तरह बारिश के समय आपकी सहायता के लिए छाता उपयुक्त होता है, उसी तरह कविताएं अचानक आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। इसी जगह अगर मैं कहूं कि अन्य विधाओं की बात, तो अन्य विधाओं की स्थिति हमारे साथ वही है जो स्थिति बारिश होने के बाद बांध बनाए जाने की है। जब तक बारिश होगी, बारिश होकर के मौसम साफ होगा, तब तक तो बस्तियां उजड़ जाती हैं, बाढ़ आती है और पूरा का पूरा परिवेश बहकर एक अलग स्थिति में विलीन हो जाता है। तो जब मैं यह कह रहा हूं कि कविता के साथ ऐसा नहीं है, कविता त्वरित कार्रवाई करती है। जब तक लोग अन्य विधाओं में अभिव्यक्ति के प्लॉट निर्मित करते हैं या उसको संयोजित करने का प्रयास कर रहे होते हैं, कविता तब तक सृजित होकर लोगों के मन मस्तिष्क पर विराजमान होती है और सहायतार्थ उनके साथ साथ, उनकी प्रज्ञा के साथ साथ चल रही होती है। तो इस समय में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आइए आपको ले चलते हैं कोरोजीवी कविता की तरफ। जब मैं कोरोजीवी कविता कह रहा हूँ तो इसका अर्थ ये है कि कोरोना समय में लिखी गई कविता है। एक ऐसी कविता जो कोरोना समय की यथास्थिति को, संघर्ष को, भूख को, पीड़ा को, डर को, भय को आपके सामने लेकर आती है और आपको गहरे में सोचने के लिए विवश करती है। एक ऐसे समय की कविता जब लोग चुपचाप घरों में क्वारंटाइन हो गए हों, इवन अपने आप को कोरोना के वायरस से बचाव के लिए समाज को और समाज के उन मजबूर और बेबस लोगों को खुले छोड़ दिए हों मरने के लिए। यह कविता अपनी जिम्मेदारी को समझती है और उनके दुख दर्द को मीडिया से भी गंभीर होकर जन के सम्मुख, समाज के समक्ष प्रस्तुत होती है। तो आइए फिर आज हम श्री प्रकाश शुक्ल की कुछ कविताओं का पाठ करेंगे। श्री प्रकाश शुक्ल वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और कविता के क्षेत्र में अच्छे प्रयोग और अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। प्रयोग में इसलिए कह रहा हूं कि इनकी कविताएं नारेवादी कविताएं नहीं हैं, इनकी कविताएं ढर्रेवादी कविताएं नहीं हैं, इनकी कविताएं संवेदना का एक वितान खड़ा करती हैं, जिसके नीचे रहते हुए आप बृहद सांस्कृतिक परिदृश्य का अंदाजा लगा सकते हैं, बृहद सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए उनकी कुछ कविताओं का पाठ में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कविता है कच कचिया। कच कचिया। आइए पाठ करते हैं इसका। घोंसला बन रहा है, घोंसला
बन रहा है। सृष्टि के विधान में एक नई सांस का उदय हो रहा है। स्पर्श सुख का कहना ही क्या, नेह गान थिरक रहा है। स्पर्श सुख का कहना ही क्या, नेह गान थिरक रहा है। यह कचकचिया के आगमन का समय है, जिनके सामूहिक कचराग के बीच एक नई संस्कृति आकार ले रही है। यह कचकचिया के आगमन का समय है, जिनके सामूहिक कचराग के बीच एक नई संस्कृति आकार ले रही है। सभ्यता में तमाम सामाजिक दूरियों के बीच नजदीकियों का आसमान उतर रहा है। फूलों में रस भरा है, उदास सड़कों पर गुलमोहर खिलखिला रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, मगर आस-पास के पेड़ों से मुहम्मही आवाजें उठ रही हैं। मैं इन आवाजों को सुन रहा हूँ। मैं इन आवाजों को सुन रहा हूँ, जिसमें एक सन्नाटा टूट रहा है, जिसमें एक सन्नाटा टूट रहा है, घोंसला बन रहा है। सृष्टि के विधान में एक नई सांस का उदय हो रहा है। दूसरी कविता जो मैं सुनाने चल रहा हूं वह है डर। बहुत ताकत बहुत डर पैदा करती है। बहुत ताकत बहुत डर पैदा करती है। जो बहुत ताकतवर होता है, डरा होता है। बहुत ताकत का होना असल में बहुत के शोषण से संभव होता है। बहुत ताकत का होना असल में बहुत के शोषण से संभव होता है, और यह शोषण ही बहुत ताकत के तकिए के नीचे दबा होता है, जो डराता रहता है। डरने का मुंह हमेशा एक सुरंग की ओर खुलता है। डरने का मुंह हमेशा एक सुरंग की ओर खुलता है, जिसमें बचे रहने की आशा से अधिक बचाए रखने की निराशा होती है। यह नहीं है कोई साधारण क्रिया, यह नहीं है कोई साधारण क्रिया। इसकी नाभि में ही अतिरिक्त का आकर्षण है, जो रह रहकर परेशान करता है, जो रह रहकर परेशान करता है। बहुत ताकत बहुत डर पैदा करती है। जो बहुत ताकतवर होता है, डरा होता है। अगली कविता जो मैं आपको सुनाऊंगा वो है इंतजार। और ये जितनी भी कविताएं मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सभी कविताएं कोरोजीवी कविता हैं, यानी कोरोना समय में लिखी गई कविताएं हैं, जो भयानक सन्नाटे को तोड़ती हैं और आपको परिदृश्य के प्रति, परिवेश के प्रति जागरूक बनाती हैं। आइए इंतजार पढ़ते हैं। एक दृश्य देखता हूँ, दूसरा उछलने लगता है। एक दृश्य देखता हूँ, दूसरा उछलने लगता है। एक आंसू पोंछता हूँ, अनेक टपकने लगते हैं। एक आंसू पोंछता हूँ, अनेक टपकने लगते हैं। एक क्रिया से जुड़ता हूँ, अनेक प्रतिक्रिया गुलगुलाने लगती है। दूर बहुत दूर कोई माँ रो रही है। अर्थ तो बचा नहीं, भाषा भी खो रही है। जीवन महज एक घटना बन गया है। जीवन महज एक घटना बन गया है। अनेक के इस्तकबाल में हाय कैसे कहूँ कि हर क्षण एक बीतता हुआ क्षण है। हाय कैसे कहूँ कि हर क्षण एक बीतता हुआ क्षण है, और जो बीत रहा है वह किसी अनबीते का महज इंतजार लगता है। और जो बीत रहा है वह किसी अनबीते का महज इंतजार लगता है, जिसमें सीझती हुई करुणा गुजरते समय की उदासी बन कंठ में अटक सी गई है। जिसमें सीझती हुई करुणा गुजरते समय की उदासी बन कंठ में अटक सी गई। एक दृश्य देखता हूँ, दूसरा उछलने लगता है।
एक आंसू पोंछता हूं, अनेक टपकने लगते हैं। लौटना एक गजब की कविता है स्कोरोजेवी दौर की, उसको भी आप सुनिए। भूख तो बड़ी थी लेकिन उन्हें सिर्फ पहुंचना था। भूख तो बड़ी थी लेकिन उन्हें सिर्फ पहुंचना था। उन तक पहुंचाए गए सारे आश्वासन अब तक बेकार हो चुके थे। उन तक पहुंचाए गए सारे आश्वासन अब तक बेकार हो चुके थे। अनुशासन के नाम पर उनके पास अब सिर्फ एक जिद बची थी कि उन्हें घर पहुंचना है। उनकी जिद व घर के बीच एक गहरा तनाव था जिसमें घर लगातार निथर रहा था। मुश्किलें विकराल हो रही थी जिनके समाधान के लिए वे घर पहुंचना चाह रहे थे। मुश्किलें विकराल हो रही थी जिनके समाधान के लिए वे घर पहुंचना चाह रहे थे। मानो खैर ख्वाह यह घर उनके खैर मकदम के लिए वर्षों से खड़ा हो। मानो खैर ख्वाह यह घर उनके खैर मकदम के लिए वर्षों से खड़ा हो। उनकी जिद लगातार बड़ी हो रही थी और इस जिद में बड़ी हो रही थी उनकी उम्मीदें। उनकी जिद लगातार बड़ी हो रही थी और इस जिद में बड़ी हो रही थी उनकी उम्मीदें, जिसे अब एक घर से ही संभव होना था। कितना ताकतवर था यह पहुंचना, कितना ताकतवर था यह पहुंचना कि एक पथियाई पथरीली जमीन पर कभी साइकिल से एक पथियाई पथरीली जमीन पर किसी साइकिल से कि एक पथियाई पथरीली जमीन पर कभी साइकिल से तो कभी पैदल चलते ठंडे पानी की तरह बह रहा था उनके भीतर, जिससे लौटने से अधिक पहुंच पाना संभव हो रहा था। ठंडे पानी की तरह बह रहा था उनके भीतर, जिससे लौटने से अधिक पहुंच पाना संभव हो रहा था। घर लौटने से अधिक पहुंचने के लिए होता है। घर लौटने से अधिक पहुंचने के लिए होता है। यह तब पता चला जब वे तप्त सड़कों पर संतप्त भाव से लौट रहे थे। घर लौटने से अधिक पहुंचने के लिए होता है। यह तब पता चला जब वे तप्त सड़कों पर संतप्त भाव से लौट रहे थे और अपनी पुरानी स्मृतियों को सहलाते नंगे पांव उस सड़क पर दौड़ रहे थे जिससे कभी वे गए थे। जाना नहीं रही अब एक खतरनाक क्रिया। जाना नहीं रही अब एक खतरनाक क्रिया। नई सदी में लौटने की यह क्रिया जाने से कहीं अधिक खौफनाक है। नई सदी में लौटने की यह क्रिया जाने से कहीं अधिक खौफनाक है। भूख तो बड़ी थी लेकिन उन्हें सिर्फ पहुंचना था। भूख तो बड़ी थी लेकिन उन्हें सिर्फ पहुंचना था। लोग कहते हैं कि घर वापसी कर रहे हैं। घर वापसी करने और घर पहुंचने के बीच जो व्यग्रता, आतुरता और व्याकुलता की बात है, वह सोचने की बात है। वह ठहर कर सोचने की बात है। वह चिंतन करने की बात है। तो उसे एक समय की आज भी लोग सूरदास का उदाहरण लेते हैं जब वो बोले थे, उधव मोहि ब्रज विसरत नाही। ब्रज महज ब्रज नहीं है। ब्रज के साथ कवि की स्मृतियां ही नहीं जुड़ी होती, बल्कि इस 21वीं सदी में वही ब्रज जो कभी स्मृतियों का आधार होता और जिस ब्रज को छोड़कर लोग शहरों की तरफ भाग गए, वह ब्रज लोगों को याद आया और लोग लौटे नहीं, लोग पहुंचने लगे। क्योंकि गांव ने ही, जिस गांव को लोग छोड़कर शहरों में चले गए,
और जिनमें से बहुत से लोग यह मान लिए थे कि गांव अब मर चुका है। उन्हीं गांव को, वही गांव इनके लिए माता पिता के समान एक अंतिम ठौर ठिकाना नजर आते हैं, और लोग घर जाने या लौटने के दिवा स्वप्न में नहीं, हर हाल में पहुंचना चाहते हैं। शिव प्रकाश शुक्ल की यह कविता इस कोरोजीवी कविता की एक बड़ी सटीक और दमदार अभिव्यक्ति है। सटीक और दमदार इसलिए कह रहा हूं कि इसमें इस समय की भयावहता आप आसानी से पहचान सकते हैं। एक कविता और इनकी है, वह मैं पढ़ता हूं, उसके बाद एक कविता और सुनाऊंगा, फिर आज के दिन के लिए विराम लूंगा। बच्चा बच्चा कविता है, यह सुनिए। सड़क पर अटैची है और अटैची पर अटा पड़ा एक बच्चा। सड़क पर अटैची है और अटैची पर अटा पड़ा एक बच्चा, जो पहियों के बल सरक रहा है। बच्चा डोरी से बंधा है जिसे माँ एक टांग से खींच रही है। बच्चा डोरी से बंधा है जिसे माँ एक टांग से खींच रही है, अपनी दूसरी टांग से सड़क को नाप रही है। बच्चा माँ की मदद कर रहा है, वह चुप है कि ओह सब कुछ गुप्त है। बच्चा माँ की मदद कर रहा है कि वह चुप है कि ओह सब कुछ गुप्त है। बच्चे की यह चुप्पी उसके खिलखिलाने की आवाज से ज्यादा बड़ी है। बच्चे की वह चुप्पी उसके खिलखिलाने की आवाज से ज्यादा बड़ी है। माँ को नहीं पता कि सामान ने बच्चे को पकड़ा है। इस कविता को जब आप गहरे अंतर्बोध के साथ पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रुकेंगे। ये शब्द मैं इसलिए कहने के लिए विवश हो रहा हूं क्योंकि जब कवि कहता है बच्चे की यह चुप्पी उसके खिलखिलाने की आवाज से ज्यादा बड़ी है। माँ को नहीं पता कि सामान ने बच्चे को पकड़ा है। तो जिस माँ के लिए बच्चों का खिलखिलाना प्रिय रहता, आज जब वह एक पैर से अटैची को खींच रही है और एक पैर से सड़क को नाप रही है, तो वहां बच्चे की चुप्पी से बड़ा सौंदर्य और बड़ी स्थिति माँ के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकती कि बच्चा इस भयानक दौर में रो नहीं रहा है और चुप रहा है। माँ को नहीं पता कि सामान ने बच्चे को पकड़ा है या फिर बच्चे ने सामान को। वह बच्चे की नींद से भी अनजान है। वह बच्चे की नींद से भी अनजान है, जिसे जागते हुए कई दिन से खींच रही है। यह लगातार बड़ी होती जाती एक खबर है कि जेठ की इस तपती दोपहरी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक बच्चा शांत है और माँ की गर्दन की तरह सड़क को दोनों हाथ से जकड़ रखा है। सड़क लगातार चौड़ी होती जा रही है और बच्चा है कि दूरियों से बेखबर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए है। ओह, आज का यह शांत बच्चा किसी भी अशांत नागरिक से ज्यादा मुखर है। आज का यह शांत बच्चा किसी भी अशांत नागरिक से ज्यादा मुखर है, जिसमें एक माँ लगातार बढ़ी जा रही है। बच्चा चला जा रहा है और चली जा रही है यह माँ भी, जिसके साथ लटक गई है यह कविता। ना तो माँ को पता है, न ही इस कविता को कि इनको किस पते पर जाना है। न तो माँ को पता है, न ही इस कविता को कि इनको किस पते पर जाना है। सड़क पर अटैची है और अटैची पर अटा पड़ा एक बच्चा, जो पहियों के बल सरक रहा है।
माँ को भी ना पता हो, बच्चे को भी ना पता हो, कविता को भी ना पता हो कि उन्हें किस पते पर जाना है। लेकिन ये सच है कि इस दुर्दांत समय में हर किसी के दिल में, हर किसी के हृदय में उस बच्चे का संघर्ष भी पहुंचा, उस माँ की वेदना और माँ का साहस भी पहुंचा। और इधर कविता कविता भी पहुंची और कविता ने अपना काम किया। न्यूज चैनल में जो लगातार बड़ी होती खबर थी उस पर गंभीरता दिखाई गई। लोग किसी घटना के प्रति इस दौर में संवेदनशील हों, यह कम बड़ी बात नहीं है। एक कविता और मैं सुनाऊंगा, उसके बाद आज के लिए इस कवि से विदा लूंगा और फिर कल किसी दूसरे कवि के साथ उपस्थित होंगे। कोरोना में किचन सुनाता हूं आपको। एक कवि की उसकी पत्नी के लिए यह कविता है। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा भी है कवि ने कि पत्नी सुनीता के लिए। तो आइए सुनते हैं। एक ऐसे समय में जहां बाहर कोयल कूक रही है और भीतर तुम्हारा यह कुकर, मैं मदद करना चाहता हूं और तुम हो कि खिसिया रही हो। एक ऐसे समय में जहां बाहर कोयल कूक रही है और भीतर तुम्हारा यह कुकर, मैं मदद करना चाहता हूं और तुम हो कि खिसिया रही हो। जब जब घुसता हूं रसोई घर में, जब जब सोचता हूं बेलन उठा ही लूं, छिली हुई मटर व आलू को छौंक ही दूं आज, तुम दौड़ी चली आती हो। फैलाने, बिखराने, लीपने, पोतने के साथ तहस नहस करने की कई धाराओं के बीच चालान कर देती हो। फैलाने, बिखराने, लीपने, पोतने के साथ तहस नहस करने की कई धाराओं के बीच चालान कर देती हो। सब इधर उधर कर दिया, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, जैसा कुछ बड़बड़ाने लगती हो। सब इधर उधर कर दिया, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, जैसा कुछ बड़बड़ाने लगती हो। माना कि यह तुम्हारा परिसर है, तुमने इसे बहुत मेहनत से सजाया है। माना कि यह तुम्हारा परिसर है, तुमने इसे बहुत मेहनत से सजाया है। तुम्हारे लिए यह तुम्हारे पूजा घर से भी पवित्र है, जहां सिर खुजलाना और रोटी बेलना एक साथ संभव नहीं है। इसके साथ इसे भी मानने में कोई हर्ज नहीं है। इसके साथ इसे भी मानने में कोई हर्ज नहीं है कि अपने प्रेम में तुम इतनी उदार तो हो ही कि आटा गूंथते समय एक फोटो की इजाजत दे ही सकती हो। कि अपने प्रेम में तुम इतनी उदार तो हो ही कि आटा गूंथते समय एक फोटो की इजाजत दे ही सकती हो, जिसे मैं चावल धोने और सब्जी चलाने की तस्वीर के साथ तुम्हारे प्रेम के दस्तावेज के रूप में किसी दीवार पर टांग ही सकता हूं। जिसे मैं चावल धोने और सब्जी चलाने की तस्वीर के साथ तुम्हारे प्रेम के दस्तावेज के रूप में किसी दीवार पर टांग ही सकता हूं। कि प्रेम भी तो एक टंगी हुई तस्वीर ही है। कि प्रेम भी तो एक टंगी हुई तस्वीर ही है, जिसे छूकर यह बताया जा ही सकता है, मैंने भी इस कठिन समय में कुछ न कुछ तुम्हारा ख्याल रखा ही था। कि मैंने भी इस कठिन समय में कुछ न कुछ तुम्हारा ख्याल रखा ही था। लेकिन तनिक सोचो भी कि विषाक्त जीवाणुओं से भरे इस संसार में, लेकिन तनिक सोचो भी कि विषाक्त जीवाणुओं से भरे इस संसार में, जहां फिलहाल कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं रह गई है, कुछ कहने को आतुर हुए होठ आंखों के एक रूखे इनकार में खुल रहे हों,
कोरोना में किचन का व्यवस्थित रहना कितना उचित है। जहां फिलहाल कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं रह गई है, कुछ कहने को आतुर तुम्हारे होठ आंखों के एक रूखे इनकार में खुल रहे हों, कोरोना में किचन का व्यवस्थित रहना कितना उचित है। ठीक ऐसे समय में जहां नजदीकियां योजन भर की दूरियों में, ठीक ऐसे समय में जहां नजदीकियां ठीक ऐसे समय में जहां नजदीकियां योजन भर की दूरियों में रूपांतरित हो गई हैं, नदियां फैलकर समुद्र बन गई हैं और सड़कें पलटकर आकाश। चम्मच की जगह पड़े रहना क्या हमारे प्रेम का ठहर जाना नहीं है। चम्मच की जगह पड़े रहना क्या हमारे प्रेम का ठहर जाना नहीं है। जीवन कई बार रखाव में नहीं बिखराव में होता है। जीवन कई बार रखाव में नहीं बिखराव में होता है। स्वाद पकी दाल में ही नहीं जले भात में भी होता है। स्वाद पकी दाल में ही नहीं जले भात में भी होता है। यहाँ अंतिम की ये जो 5 पंक्तियां हैं, ये जो 2 पैरा है, इनको ध्यान देने की बात है कि चम्मच का ठहर जाना पड़े रहना, एक चम्मच की जगह पड़े रहना क्या हमारे प्रेम का ठहर जाना नहीं है। अगर चम्मच की जगह पड़ा है तो इसका मतलब है कि पति का पत्नी के आसपास सुख दुख में भागीदारी नहीं है। अगर है तो पति तमाम व्यस्तताओं के बीच 1-2 बार किचन में जाएगा ही और जगह विशेष पर रखी हुई चीजों को छुएगा ही। जब छुएगा तो सामानों में बिखराव होगा। जब बिखराव होगा तो वहां पत्नी के बीच एक खींच होगी। जब खींच होगी तो एक संवाद बढ़ेगा। जब संवाद बढ़ेगा तो प्रेम बढ़ेगा। जब प्रेम बढ़ेगा तो जीवन एक उत्सव लगेगा। जब कवि कहता है कि जीवन कई बार रखाव में नहीं बिखराव में होता है, स्वाद पकी दाल में ही नहीं जले भात में भी होता है, तो आप ये जानिए कि एक तो लोक सौंदर्य निखर कर आ रहा है। दूसरा, जब कवि यह कहता है कि चम्मच की जगह पड़े रहना क्या हमारे प्रेम का ठहर जाना नहीं है, तो मुझे बिहारी का एक दोहा याद आता है। अब ये दोहा क्या है इसको आप लोग सोचिए। आज काफ़ी टाइम भी हो गया और इस लंबी भूमिका में मैंने आपको कोरोजीवी कविता कुछ कोरोजीवी कविता को आपके सामने रखा। कल फिर हम लोग मिलेंगे और तब तक आप आराम करें। कल जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।